आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। आप देख रहे हैं JK टेलीविज़न। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सबसे बड़ा टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ के पास पहुंचते हैं और सियासी शख्सियात हों, मजहबी शख्सियात हों या फिर इंतज़ामिया के लोग हों, हम इस टॉक शो के ज़रिए आप तक उनकी बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज मैं तहसील सुरनकोट में हूँ। DDC इलेक्शन चल रहे हैं और हमारा फ़ोकस भी DDC इलेक्शन पर पूरी तरह से रहता है ताकि आपको बाखबर रखा जाए। तो इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद असलम कोली साहब हैं, जो सरपंच हैं पंचायत हल्का कलर कटल से, और वो यहाँ से जो है DDC इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। DDC इलेक्शन के उम्मीदवार के तौर पर वो मैदान में उतरे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, तफसीलन उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर उनका मैनिफेस्टो क्या है। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी पार्टी भी ज्वाइन किया है और अपनी पार्टी के मैंडेट पर ये सुरनकोट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मोहम्मद असलम कोली साहब, JK टेलीविज़न में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि पूंछ के इलाका से आप आके फार फ्लंग एरिया में हमारे मसाइल सरकार तक पहुंचाते हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साहब, हम जिस शख्स का भी ये टॉक शो करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम लोगों के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाएं कि आप कौन हैं। तो हम भी ये चाहेंगे कि अगर आप अपना तारुफ़ करवाएं, आप कहाँ पे पैदा हुए, किस सन में आपकी पैदाइश हुई, और अगर आप थोड़ी स्वान हयात पर आप नज़र डालें तो हमारे जो व्यूवर्स हैं, लोग हैं, उन्हें इस मुतल्लिक आपको पहचानने में, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जी, मैं मोहम्मद असलम कोली, सरपंच पंचायत हल्का कलर कटल, 20/5/1962 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मैं अपने आबाई गांव कलर कटल में पैदा हुआ। जितनी भी एजुकेशन है वो यहाँ लोकल अपने मिडिल स्कूल से है, प्राइमरी स्कूल कलर कटल से है और हाई स्कूल लठोंग से है। तो मैंने 6ठी जमात से सियासत में कदम रखा। मैं 6ठी जमात से ऑनवर्ड 3 साल स्टूडेंट का सेक्रेटरी रहा हाई स्कूल लठोंग का। तो तब से मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि हमारे बच्चों के साथ कहीं ना अनदेखी ना हो, ना इंसाफ़ी ना हो, और जो हमारा शेर बनता है उसमें अगर कोई कोताही होती है तो मैंने बचपन ही से, स्कूल के टाइम से ही मैंने अपनी शुरुआत की। और मैं एक गरीब घर का आदमी हूँ, मेरे वसाइल के बाहर है ये सब कुछ। लेकिन जब जब मैं देखता हूँ नाइंसाफ़ी, जब जब मैं जुल्म देखता हूँ तो गॉड नोज़ मुझे क्या हो जाता है। मेरे रब ने मुझे किस लिए इस दुनिया पर पैदा किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं उसमें बगावत लेता हूँ। तारीख़ गवाह है, मेरे वो स्टूडेंट गवाह हैं जिन लोगों के लिए मैंने आज तक बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी, वो गवाह हैं। यहाँ इसमें मुलाजमत में धांधली हुई तो मैंने तहसील सुरनकोट के बहुत सारे स्कूल बंद करवाए और मैं ऑनवर्ड स्ट्राइक पर चला गया। और मैं इतना आगे चला गया कि अपना स्कूल बंद करवा के हाई स्कूल लठूंग, लसाना हाई स्कूल को बंद करवाता था, सनई हाई स्कूल को बंद करवाता था, और जितने भी छोटे बड़े स्कूल थे, मिडिल स्कूल समोट को बंद करवाता था, कॉलेजों को बंद करवाता था, तो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ता था। ये मुझे पता नहीं कि रब ने मुझे मेरे सर पे क्या डिप्टी आयद की है, मैं उसको ही अंजाम दे रहा हूँ। और जब मैंने आँख खोली तो 1995 में मैंने सियासत में कदम रखा। आज मैं 5वां इलेक्शन DDC कौंसिल का लड़ने जा रहा हूँ सुरनकोट ब्लॉक B से। पिछली बार भी मैं इलेक्शन सरपंच था, इस बार भी मैं सरपंच हूँ। और इसके पहले जो मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल का, मेरे मुतबादिल कैंडिडेट ने 50 लाख रुपया मेरे ख़िलाफ़ लगवाया। पूरा इंतज़ामिया मेरे ख़िलाफ़ था। 4 वोटों से मैं हार गया। मेरा नहीं लगा, हिंग नहीं लगी फटकड़ी, जो हमारी अपनी ज़ुबान में कहने की बात है, इसको मेरे तमाम लोग समझते हैं। और मैं खुश हूँ, मुझे तमाम तबका फ़िक्र के लोगों का वोट मिला, मैं खुश हूँ। और मैंने कभी गुजर के नाम से वोट हासिल नहीं किया, मैंने कभी पहाड़ी के नाम से वोट हासिल नहीं किया। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती और मेरे लिए खुशी ये है कि मुझे सेकुलर वोट मिला, और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे मेरे भाई
मेरे तमाम मज़हब व मिलत के लोग मुझे सेकुलर वोट दें। मैं इसके लिए आपकी खिदमत करने के लिए इस बार सामने हूँ। और तारीख़ गवाह है, सेक्रेटरीट के बाहर असलम कोहली ने जुल्म के ख़िलाफ़ धरना दिया, ऑन वार्ड धरना दिया। जितने भी मुझे जानने वाले लोग हैं मुझे नाम से और काम से अच्छी तरह जानते हैं। गवर्नर ऑफिस के बाहर असलम कोहली ने धरना दिया, डीसी पुंछ के दफ्तर के बाहर असलम कोहली ने धरना दिया, एसडीएम सुनकोट के दफ्तर के बाहर असलम कोहली ने धरना दिया। और जो ज़िंदगी थोड़ी सी बाकी बची है, इस वक्त मैं 68 साल का हूँ, और जो ज़िंदगी थोड़ी सी बची है, मेरा मानना है, मेरा ईमान है कि मैं वो पब्लिक की खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। किसी को मेरा चेहरा अच्छा लगता है, किसी को मेरा चेहरा बुरा लगता है, ये मेरे अल्लाह का देन है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हमेशा अवाम की आवाज़ बन के लड़ता रहा। मसला कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के किसी कोने का हो, मैं उसको लड़ता हूँ। एक बार जब पिछली बार मैं सरपंच बना तो मैं 62 पंचायतों के इश्यूज़ लेके ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर जो उस वक्त के थे साहू साहब, उसके पास गया। मैंने अपनी 62 पंचायतों के इश्यूज़ जो हैं वो उनके सामने रखे। यहाँ लेटेस्ट 2 महीने पहले की बात है या 2.5 महीने, जहाँ एक तहसीलदार ने बड़े पैमाने पे करप्शन की, डेमोसाइल के नाम पर, एसटी के नाम पर और आरबीए के नाम पर, यहाँ उसने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। जो लीडरान थे जिनका ये फ़र्ज़ बनता था, जो एमएलए थे, एक्स एमएलए थे और नेशनल लीडर थे, उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि एक एक बात पर नज़र रखी जाए। उनकी मजबूरी थी, वो इन लोगों को बेनकाम नहीं कर सकते थे। असलम कोहली ने यहाँ प्रोटेस्ट किया, यहाँ लोगों को इकट्ठा किया, तो सरकार ने मेरी आवाज़ को सुनकर उस जालिम को यहाँ से ट्रांसफ़र करके मोहर भेजा। मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है, मेरी पब्लिक को रिलीफ मिली। मैं हमेशा रिलीफ के लिए काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। आपने बताया कि आपने किस तरह से लोगों के लिए सोशल जो वर्क थे वो आपने किए। तो अब अगर बात की जाए अपनी पार्टी की, तो चूँकि आप आज़ाद भी लड़ सकते थे, किसी और पार्टी में आप जा सकते थे, तो अब आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की, इसकी क्या ख़ास वजह थी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको यूँ कहूँ, सबसे पहले तो आल पार्टी ने गुपकार अलायंस किया था, जो आप बखूबी जानते हैं कि जब तक दफ़ा 370 को रिस्टोर नहीं किया जाएगा, जब तक 35A को रिस्टोर नहीं किया जाएगा, कोई भी पार्टी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेगी और हमारा कोई भी वर्कर जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे। इन्होंने वायलेशन किया। ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं अगर कह के बदल जाता हूँ तो मैं एक अदना सा वर्कर हूँ, मैं सिपाही हूँ। हमारा एक्स चीफ मिनिस्टर कहता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जी कहते हैं, आल पार्टी के जो स्टेट लेवल के लोग हैं जिन्होंने बैठ के फैसला लिया, तो जब तक दफ़ा 370 वापस नहीं आता, 35A वापस नहीं आता, तब तक इनको पार्टिसिपेट नहीं करना था। लेकिन बदकिस्मती इनकी दुकानें बंद होगी और ये बेरोज़गार हो गए, इनके पास कोई भी ज़रिया माश नहीं रहा। जब भी इलेक्शन का बिगल बजा तो ये सारे कूद पड़े इलेक्शन में। और लोगों को क्या कहते हैं, यार हम इलेक्शन तो नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अपने लोगों को सामने ला के 370 को वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे। मैं कहता हूँ ये सफ़ेद झूठ है। आज जितने भी लोग हैं वो इंटरनेट देखते हैं, आज वो पुराने लोग नहीं रहे, आज हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लोग समझते हैं इनके असली रंग रूप को कि असेंबली दफ़ा 370 35A को नहीं बचा पाई, पार्लियामेंट दफ़ा 370 35A को नहीं बचा पाई, तो डीडीसी मेंबर जो है इलेक्शन जीत के वो कैसे बचा पाएगा। ये लोगों के साथ खिलवाड़ है, धोखा है, मैं इसकी कंडेम्ड करता हूँ। जहाँ तक आपने कहा अपनी पार्टी की, देखो मैंने 5 हज पढ़ लिए, 5वां हज अल्लाह ताला ने मुझे अकबरी नसीब किया है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कौन सी पार्टी हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है, कौन सी पार्टी जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है, या हमारे किसी इमाम की है? अगर नहीं है तो कांग्रेस क्या है? बीजेपी का एक पार्ट,
एक दूसरा रूप एनसी क्या है। इन्होंने अकार्ड किया, इन्होंने सरकार अपनी बनाई बीजेपी के साथ अलायंस करके। क्या आप वो चीज़ भूल गए? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसने कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए कश्मीरियों के ज़ख्मों पर नमक और मिर्ची छिड़क दी और शामिल होगी बीजेपी के साथ। और जब बीजेपी का और इसका जहन नहीं जुड़ पाया तो ये सरेंडर कर गए। लेकिन दूध कितना, 1 क्विंटल दूध में एक कतरा पेशाब का अगर गिरता है तो सारा दूध हराम होता है। एक कतरा भी अगर इन्होंने लिया तब भी हराम है। और पूरे का पूरा हराम अगर ये लेंगे, मैं इसकी कंटेम्प्ट करता हूँ। पॉलिटिशियन में कोई जात पात नहीं है, सब एक ही हैं। इनका रंग अपना अपना है। अपनी पार्टी में अगर मैं आया हूँ तो मैं सोच समझ के आया। मैं सरपंच बन के 3 बार ऑनरेबल प्रधानमंत्री से मिला हूँ, नरेंद्र मोदी जी से। उनसे मिलने से मैं बीजेपी का या आरएसएस का नहीं बन गया हूँ। 2 बार हम अमित शाह जी से मिले हैं ऑल इंडिया जेके पंचायत कॉन्फ्रेंस की ओर से। तो होम मिनिस्टर से मिलने से मैं आरएसएस का या बीजेपी का नहीं हो गया हूँ। मैंने अपने इलाके की डिमांड, रिक्वायरमेंट रखी है उनके सामने। हम यतीम हैं, सियासी तौर पर यतीम हैं। आज तक ये इसका डिफेंस नहीं कर पाए दफ़ा 370 का। आज तक कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही। अगर इसमें ये कोई ऐसा कानून पास करते जिस कानून को पूरा एशिया नहीं तोड़ सकता तो आज हमें ये दिन देखने को नसीब नहीं होता। लेकिन ये यहाँ के लोगों के हक़ में सिंसियर नहीं है और ना होंगे। ये इलेक्शन है लोकल बॉडी का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन है। ये ग्राउंड की डेवलपमेंट की बात है। मैं इसका मजाज नहीं हूँ कि मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, डंके की चोट से कहता हूँ कि लोकल डेवलपमेंट का जितना मेरी कैपेसिटी में है उतना मैं दिलो जान से करूँगा। 15 पंचायतों की डेवलपमेंट में करूँगा, इनमें इक्वालिटी में लाऊँगा। भाई साहब बराबर इनको फंडिंग जो है वो उसमें मेरा अहम रोल होगा। इनकी हर डेवलपमेंट में मेरा अहम रोल होगा। जहाँ हमारे दफ़ा 370 की बात आती है, जहाँ 35A की बात आती है, हम आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और उसके लिए अगर हमें जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो कीमत चुकाने के लिए हम तैयार। ये आपने जैसे दफ़ा 370 की बात की, सब बातें आपने की, तो अब कहीं ना कहीं जो है सुनने में आ रहा है कि जो अपनी पार्टी है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। दूसरे लोगों के वोट तोड़ने के लिए, अपने कैंडिडेट को मजबूत करने के लिए जो है अपनी पार्टी मैदान में उतरी है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर आप लोग काम कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? इसकी मजम्मत करता हूँ। ये सफ़ेद चादर पे दाग लगाने के बराबर होगा। और मैं जो लोग ये सवाल करते हैं, मैं उनको आपके चैनल की वसादत से सवाल करता हूँ। जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ इक़्तिदार के लिए अलायंस किया था, उस दिन आपने ये सवाल क्यों नहीं रेज़ किया? जिस दिन महबूबा मुफ्ती ने कुर्सी के लिए, सीएम के लिए उनके साथ अलायंस किया था, आपने ये सवाल उस वक़्त क्यों नहीं किया? मैंने कहा सियासत अपनी जगह है, मज़हब अपनी जगह है और हम इस पर बिलीव नहीं करते। हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम किसी ज़ात से तल्लुक़ रखते हैं, हम अपने मसाइल का डिफेंस करना जानते हैं। अल्ताफ़ बुखारी साहब के ख़िलाफ़ ये एलिगेशन है। अल्ताफ़ बुखारी साहब को ये ब्लैकमेल करने की एक सोची समझी साजिश है। तारीख़ गवाह है, मैं नहीं कहता हूँ। कोई एजेंसी बता दे किसी स्कैंडल में अल्ताफ़ बुखारी इन्वॉल्व है। स्कैंडल की बात अलग है, क्या आपका बीजेपी से कोई ताल्लुक है या नहीं है? दूर का वास्ता भी नहीं है। मेरा बीजेपी 370 तोड़ दिया गया, आप कहते हैं हम 370 वापस नहीं ला सकते, 35 से वापस नहीं ला सकते और रियासत को यूटी बना दिया गया है। तो ये सारे काम तो भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में थे। आप इसके लिए क्या जद्दोजहद करेंगे? और बड़ी बात यह कि जो ये फ़ैसला था मरकज़ी सरकार का, क्या आपको मंजूर है? ये बेहतर फ़ैसला था? देखो, जो ये फ़ैसला है ये हमें कतई मंजूर नहीं है। हमने यूटी को स्टेट बनते हुए देखा है।
और स्टेट को यूटी बनते हुए नहीं देखा है। हम एक अच्छी गवर्नेंस लाएंगे और हम इसके लिए तन मन से जदोजहद करके इसको रिस्टोर करवाएंगे। उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़ी, हम उसके लिए तैयार हैं। अब अगर बात की जाए अपनी पार्टी की, तो आप जो है सुरनकोट बी से जो है इंतखाबी मैदान में उतरे हैं, तो क्या मंशूर लेकर उतरे हैं? क्या आपके लोगों के पास कौन से इश्यूज़ हैं जिन्हें लेकर आप जा रहे हैं? चूँकि आप सरपंच भी हैं, लेकिन अब डीडीसी में भी आप उतर आए हैं, तो वैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग भी इस इलेक्शन में कूद पड़े हैं, तो आपके क्या मंशूर हैं? सबसे पहले हमारे मंशूर में ये है कि यहाँ बड़ी तादाद में बीपीएल अंत्योदय लोग हैं जिनको रहने के लिए छत नहीं है। पीएमएवाई के तहत जो सेंटर की एक स्कीम है, उसके तहत हम हर उस आदमी को मकान बना के देंगे, ये हमारे मंशूर में है। हर गरीब आदमी को पेट भरने के लिए, खाने के लिए एमजी नरेगा से रोज़गार देंगे, जो उनका बुनियादी हक है। बेवा और उम्र रसीदा लोगों के लिए पेंशन लगवाएंगे, और जो लोग उसके मुस्तहिक नहीं हैं, अगर उनकी पेंशन कटानी पड़ी तो वो कटवाएंगे। हर मोहल्ला और पंचायत में लिंक रोड का प्रयास करेंगे, जो हमारी कॉम्पिटेंसी में है। सुरनकोट बी को मॉडर्न ब्लॉक बनाया जाएगा, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। राशन कार्डों की दुरुस्ती करवाई जाएगी कि जो बीपीएल या अंत्योदय हैं उनको एपीएल किया गया है, और जो एपीएल हैं और साहिब इजाज़त हैं उनको अंत्योदय और बीपीएल किया गया है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिन लोग बीपीएल अंत्योदय हैं, अगर उनके दरवाजे पर सरकार लिख देगी कि फ़लाँ वाल फ़लाँ बीपीएल या अंत्योदय, तो वो खुद लोग अपने आप को सरेंडर करेंगे कि यार हमारी बदनामत ना करो, ये हमारा राइट नहीं है, जिसका ये हक है उसको दे दो, हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बीमारी जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का काला कानून और बड़े पैमाने पे करप्शन पे नंबर 1 पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। करप्शन को जड़ से ख़त्म करेंगे, उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कभी उसमें ग्रेज नहीं करेंगे। फार फ्लंग एरिया में जिन लोगों को बिजली है या जिनको बिजली नहीं है, प्रयास करेंगे उनको बिजली पहुंचाने की। अगर उनको बिजली ना पहुंच पाई किसी कारण से, तो सोलर लाइट मुहैया करवा के देंगे सस्ते दामों पर, हर घर को रोशन करेंगे, ये हमारा वादा है। उसके बाद बिजली, पानी और राशन को अवलीन तरजीह दी जाएगी ताकि कोई भी भूखे पेट सोए ना। उसके बाद तमाम पुराने प्रोजेक्ट जो डेड पड़े हैं, जो ठंडे बस्ते में पड़े हैं, उनको रिस्टोर किया जाएगा। और जैसा कि हमारी सड़कें, हमारी लिफ्ट सिस्टम जो है इस वक्त इल्तवा में है। बफलियास पागला मंडी रोड जो 49 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, 52 किलोमीटर रोड डिपार्टमेंट बहाल करने में बुरी तरह नाकाम रहा, जिस पर 2 करोड़ रुपया खर्च आया है। मैं उसको रिस्टोर करवाऊंगा। और जो जाल बिछाया गया रोडों का, यहाँ PMGSY हो, PWD हो या कोई दूसरा हो या कोई भी हेड हो, वो रोडें जो नाला की शक्ल अख्तियार कर गई हैं, हम प्रायोरिटी पर उन रोडों को की मरम्मत करवाएंगे। और सस्पेंशन ब्रिज कलर कटल जो 7 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक पावा बना है तो दूसरा अभी तक बनने को इंतज़ार है, उसको तमीर करवाएंगे। सस्पेंशन ब्रिज कलर कट दड़ा समोट जिसका सुपर स्ट्रक्चर जो है, मैंने एक लड़ाई के बाद ही उसका काम स्टार्ट करवाया। इस किस्म के तमाम डेड प्रोजेक्ट जो हैं उनको हम आज सरे 9 हरकत में लाएंगे और उनमें काम शुरू करवाएंगे। ये और डेवलपमेंट के रिलेटेड छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो इशू होगा, उसके लिए मैं आखिरी हद तक लड़ूंगा और आखिरी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं कभी किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूं। और तारीख गवाह है, यहाँ के हर बाशूर आदमी, हर यूथ मुझसे
बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये किस मिजाज का आदमी है, ये किस हद तक जा सकता है। उसके लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। यही मंशा लेके, यही तमन्ना लेके आज मैं खिदमत के लिए मैदान में हूँ। फ़ैसला मेरी आवाम को करना है, मेरे लोगों को करना है। मेरी आवाम से अपील है कि मेरिट पर फ़ैसला करें। अगर आज एजुकेशन में मेरिट, नौकरियों में मेरिट पर फ़ैसला करें। अगर मुझसे कोई बेहतर कैंडिडेट है तो फ़ैसला आपके हाथ में है। अगर कोई मुझसे बेहतर कैंडिडेट नहीं है, खुदा के नाम ज़ात पात पर वोट ना दें, पैसा लेके वोट ना दें। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कोई कैंडिडेट 15 पंचायतों में ओपन और शरेआम पैसा बांट रहे हैं और सरकार ने आंखें बंद कर ली हैं, इंतज़ामिया ने आंखें बंद कर ली हैं। और मैंने आज फ़ैसला कर लिया है कि सरकार और इंतज़ामिया इन लोगों को कंट्रोल करने में लाचार हैं, बेबस हैं। आज मैं 15 पंचायतों की क़ियादत करता हूँ, मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। अगर कोई पैसे देते हुए किसी पंचायत में पकड़ा गया, उसकी गाड़ी को जला दिया जाएगा, कीमत कोई भी चुका देंगे। अगर कोई हमें पैसे बांटते हुए पकड़ा गया, उसका पैसा भी हम छीन लेंगे, कीमत कोई भी चुकानी पड़े चुकाएंगे। और अगर यहाँ कोई भी हादसा होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो ये अंधी सरकार ज़िम्मेदार है। मैं आपके चैनल की वसादत से कह देता हूँ, अगर कल कोई हादसा होता है, आज हमारे सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, हमें PSO की ज़रूरत थी, हमें इन्होंने दुकानदारों को PSO दिए हैं जो अपनी दुकानें कर रहे हैं, इन्होंने आम आदमी को PSO दिया है। लेकिन आज जो हम इलेक्शन में इन हालात में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, सरकार को मजबूत करने जा रहे हैं, हमें PSO तक नहीं है, हमें PSO तक नहीं है। कि मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आंखें खोलो, देखो आप एक पॉलिटिशियन हो, इस वक्त तक कैंडिडेट को सिक्योरिटी तक आप मुहैया नहीं करवा सके। कश्मीर में आप सिक्योरिटी देते हो, अकोमोडेशन देते हो, लेकिन इन लोगों की क्या गलती है जो 1947 से लेके आज तक हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं और जिंदाबाद कहते चले आ रहे हैं और कहते रहेंगे। क्या इनके लिए सिक्योरिटी नहीं है, इनके लिए कोई सहूलियात नहीं है? क्या ये इलेक्शन का हिस्सा नहीं है? ये भेदभाव बंद किया जाए, ये सौतीली माँ वाला सलूक बंद किया जाए। मैं अपनी पार्टी का कैंडिडेट मोहम्मद असलम कोहली ब्लॉक 20 सुरनकोट से, मंशूर मेरा सामने, मैंने इसको डिस्प्ले किया है। मैं अपने मेरा चुनाव निशान बैट है जिससे क्रिकेट खेला जाता है। हर आम और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी क्रिकेट मैच को बहुत लाइक करता है। ये सब का मनपसंद ये निशान है, ये सिंबल है, ये मैं डिस्प्ले करता हूँ मीडिया की वसादत से। और मैं अपील करता हूँ अपने लोगों से कि मैं हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ता रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। मैं अपील करता हूँ अपने तमाम भाइयों से, अपनी तमाम माताओं से, अपने तमाम नौजवान यूथ से कि असलम कोहली की मदद करें। असलम कोहली की मदद आपकी अपनी मदद होगी। मुझे कोई दिन के रात के 2 बजे भी बुलाएगा, अल्लाह के फजलो करम के साथ वो मुझे अपने पास पाएगा। और मुझे वोट जो चाहिए वो गुजर के नाम से वोट नहीं चाहिए, पहाड़ी के नाम से वोट नहीं चाहिए, कश्मीरी के नाम से मुझे वोट नहीं चाहिए। मुझे इंसानियत का वोट चाहिए, मुझे काम का वोट चाहिए, मुझे मेरिट का वोट चाहिए। और इसके पहले भी मैंने सेकुलर वोट लिया है। मेरा आखिरी सवाल है कि मुझे सेकुलर वोट मिलना चाहिए, मुझे सेकुलर वोट मिलना चाहिए। मैं हार जाऊँ तो तब भी आपका, मैं जीत जाऊँ तो तब भी आपका। मैं हारा हुआ, ये लोग जीते हुए मेरे बराबर नहीं, तारीख गवाह है। मैं अपील करता हूँ अपने माँओं से, बहनों से, भाइयों से, यूथ से, अपने बुज़ुर्गों से कि आप मेरी मदद करें, आप मुझे एक बार खिदमत का मौका दें। अल्लाह के फजलो करम से आपके ये तमाम डेड प्रोजेक्ट मैं आज सरे नौ चलाऊँगा, ये तारीख गवाह है, ये मेरा वादा है। मैं
ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया है जिस पर मैं बराबर और पूरा उतरा नहीं हूँ। मेरी अपील है आप मेरी अपनी पार्टी को और मेरे चुनाव निशान पर मोहर लगा के मुझे कामयाब करें। ये आप सब की अपनी कामयाबी है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मैं आपको कुछ दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, रब आपको सिला देगा। और मैं ये समझूंगा आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप मेरे काम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जो कुर्बानियाँ आज तक मैंने दी हैं उस कुर्बानियों का हिस्सा आप बनने जा रहे हैं। और मेरी हिम्मत और बढ़ जाएगी, और मेरी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि मैं तूफान से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। खुदा हाफिज़। चलिए, तो ये थे मोहम्मद असलम कोली जो सोनकोट बी से डीडीसी इलेक्शन के लिए मैदान में निकले हैं। हमने आज इनसे बात की है और इनका मंशूर जानने की कोशिश की है। बेशक यहाँ पर PMAY की बात हुई है, MG नरेगा की बात हुई है, सड़कों पानी बिजली की बात हुई है, जो एक तरह से पुरानी स्कीमें तो ज़रूर हैं, लेकिन ग्राउंड पर इन्होंने कहा है कि मैं इन्हें इम्प्लीमेंट करूँगा, जो बहुत बड़ी बात है। तो फ़िलहाल JKL विजन में मेरे साथ इतना ही। बहुत जल्द हम किसी दूसरी शख्सियत के पास पहुँचेंगे और जानेंगे उनका व्यू और पूछेंगे उनसे उनका मंशूर, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आप किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट ना डाल दें जो कल आपकी तरक्की में रुकावट बन जाए। आपसे गुजारिश है कि आप वोट ज़रूर डालिएगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप जिसे चाहें वोट डालिए, लेकिन वोट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ जो हैं आवाम तक भी पहुँचे और आप तक भी पहुँचे। खुदा हाफिज़।